तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है वन मोर चांस। और ये कहानी एक ऐसे लूजर के बारे में होने वाली है जो कि अपनी गैम्बलिंग करने की आदत की वजह से लगभग सब कुछ हार चुका है। उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर गैम्बलिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें एक रेस कोर्स दिखाया जाता है जहाँ पर घोड़ों के बीच रेस चल रही होती है। और यहीं पर हमें कैंग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ये रेस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पर कैंग ने अपना पैसा 8 नंबर के घोड़े पे लगाया होता है और आज किस्मत से यहाँ पर वो 8 नंबर का घोड़ा ये रेस जीत जाता है। और यहाँ पर कैंग भी अपने पैसे जीत चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि अगले ही सीन में कैंग उन पैसों को लेकर एक कसिनो में जुआ खेलने के लिए जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि कैंग को जुए खेलने की बड़ी गंदी बीमारी है। और आज यहाँ पर कैंग का दिन कुछ ज्यादा ही लक्की होता है और इसलिए वो आज यहाँ के सारे शुरुआती गेम बड़े ही आसानी से जीत लेता है। लेकिन इस गैम्बलिंग के खेल में जितना ज्यादा जीतो उतना ज्यादा लालच बढ़ता ही जाता है। और ठीक कैंग के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। और इसी वजह से यहाँ पर कैंग अपनी हर बार की बेट पहले से ज्यादा बढ़ाकर लगाता है। और अब इसी दौरान हमें यहाँ पर इस कसिनो का ओनर रियो यहाँ पर दिखाई देता है जो कि वहाँ पर थोड़े दूर से खड़े होकर कैंग और उसके दोस्तों को देख रहा होता है। और यहाँ पर कैंग अपने दोनों साथियों के साथ आया होता है, जिसमें से एक तो उसके अंकल होता है रुआ और दूसरा कैंग का दोस्त होता है फैट डॉग। और यहाँ पर वो दोनों भी कैंग के साथ इस गेम को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ बाजियां जीतने के बाद कैंग के अंकल रियुआ उसे समझाता है कि वो काफी बाजियां पहले ही जीत चुका है और अब उसे इस गेम को यहीं पर रोक देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैंग को लग रहा होता है कि आज उसके ऊपर किस्मत मेहरबान है और इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में कैंग इस खेल को खेलना जारी रखता है। और अब अगले गेम के दौरान कैंग को यहाँ पर काफी अच्छे पत्ते मिलते हैं और अपने पत्ते देखकर कैंग इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि वो अपने सारे पैसे इस बाजी में लगा देता है। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती और यहाँ पर उसका ओपोनेंट उसे अपने पत्ते दिखाता है जो कि कैंग के पत्तों से काफी अच्छे थे। और अब इस बाजी के साथ कैंग यहाँ पर अपने सारे पैसे गवा चुका था और अपनी बाजी हारने के फ्रस्ट्रेशन में वो यहाँ पर इस कसिनो से गुस्से में निकल जाता है। और यहाँ पर आज की ये रात न्यू ईयर की रात होती है और इसी वजह से सभी यहाँ पर इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और अब इसी भीड़ में कैंग की मुलाकात उसकी एक्स वाइफ मिली से होती है, जिससे कैंग आज तक अपने डिवोर्स के बाद नहीं मिला था। और यहाँ पर कैंग मिली को अचानक से यहाँ पर देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कैंग बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाता है। और अब अगली सुबह हमें पता चलता है कि कैंग एक सलून चलाता है और यहाँ पर वो खिड़की के पास खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। और तब यहाँ पर उसका दोस्त फैट डॉग उससे पूछता है कि क्या तुम लोन शार्क का वेट कर रहे हो जो आज तुमसे उनका कर्जा लेने के लिए आने वाले हैं। तब कैंग उससे कहता है कि तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि कल रात गैम्बलिंग के दौरान अंकल रुआ ने पहले ही 50,000 रुपए निकाल कर अलग रख लिए थे और उन पैसों से हम अपना उधार तो नहीं लेकिन उसका इंटरेस्ट जरूर चुका सकते हैं। और अब इसी दौरान यहाँ पर ली नाम का एक कस्टमर आता है जो कि बचपन में कैंग का क्लासमेट हुआ करता था। और आज यहाँ पर वो चाहता था कि कैंग उसे एक अच्छा सा हेयर कट दे, क्योंकि आज वो किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाला है। लेकिन कैंग उससे कहता है कि तुम्हारे इन बालों के साथ कुछ ज्यादा तो नहीं किया जा सकता। और इसलिए फिर वो एक विग उठाकर लाता है और ली को पहनाकर कहता है कि तुम इसमें ज्यादा अच्छे लगोगे और देखना फिर वो लड़की तुम्हें देखते ही इम्प्रेस हो जाएगी। अब इसी दौरान यहाँ पर कैंग की एक्स वाइफ मिली यहाँ पर आ जाती है। अब उसे यहाँ पर देखकर कैंग बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसलिए वो यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन मिली उससे ये कहते हुए जाने से मना कर देती है कि आज वो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आई है। और वो कैंग को बताती है कि आज मैं यहाँ पर अकेले नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ। और असल में मिली का वो बेटा इनके डिवोर्स के बाद पैदा हुआ था। तो कैंग उस बच्चे को अपनी औलाद नहीं मानता। तब मिली उससे कहती है कि मैं तुमसे ये पहले ही कह चुकी हूँ कि वो तुम्हारा ही बेटा है और इसी वजह से मैं सबूत के तौर पर उसकी डीएनए रिपोर्ट लेकर आई हूँ। तो अगर तुम चाहो तो हॉस्पिटल जाकर इस रिपोर्ट के साथ अपना डीएनए को मैच करवा सकते हो। लेकिन कैंग तो ठहरा एक अनपढ़ आदमी और वो इन सारी रिपोर्ट्स को नहीं मानता। तब मिली असल में कैंग से कहती है कि देखो मुझे 1 महीने के लिए कहीं जाना है, तो इन 30 दिनों के लिए कैंग को उनके बेटे को संभालना होगा और इसके लिए मिली कैंग को 1 लाख रुपए भी देने वाली है। अब इस बात के लिए पहले तो कैंग मानने के लिए तैयार नहीं होता
लेकिन पैसे की बात सुनते ही कैंग इस बात के लिए मान जाता है और जाने से पहले मिली कैंग से कहती है कि पहले वो पार्क का हेयर कट कर दे, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कैंग उसका हेयर कट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अंकल रियुआ से उसका हेयर कट करने के लिए कह देता है। लेकिन फिर जैसे ही अंकल रियुआ अपना काम करना शुरू करते हैं, पार्क यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है और पार्क कहता है कि वो सिर्फ अपने फादर से ही बाल कटवाएगा। लेकिन कैंग उसके बाल काटने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता, और तब कैंग के दोस्त उसे पकड़कर जबरदस्ती चेयर पे बिठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्क इधर उधर भागने लगता है, जिस वजह से इस सैलून का सारा सामान इधर उधर गिरकर टूटने लगता है। और कैंग के दोस्तों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़का इतने अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन ली, जो कि पेशे से एक टीचर था, वो ये देखकर समझ जाता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, और वो सभी को समझाता है कि उसका पीछा करना बंद करो, नहीं तो वो ऐसे ही इधर उधर भागता रहेगा। और अब इधर हम मिली को बस में कहीं जाते हुए देखते हैं, और यहाँ पर वो अपने फोन में कुछ फोटोज देखते हुए कैंग के साथ बिताया हुआ उसका पास्ट याद कर रही होती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है इन दोनों के बीच आखिर डिवोर्स क्यों हुआ था। और असल में उन दिनों भी कैंग को जुआ खेलने की काफी गंदी लत थी। अब एक दिन जब मिली उसे ऐसा करने से रोकती है, तो बहसबाजी के दौरान इन दोनों के बीच झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और मिली का यहाँ पर अचानक से आ जाना कैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए वो गुस्से में उसे काफी ज्यादा डांटते हुए उसके मुंह पर पानी फेंक देता है। लेकिन मिली इस बात से काफी ज्यादा हर्ट होती है, और फिर उसी रात वो अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। और अब कुछ घंटों बाद कैंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो मिली को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन रास्ते में ही कुछ कर्जदार उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो काफी देर से उसे ढूंढ रहे होते हैं, और अपना उधार ना चुकाने की वजह से वो लोग यहाँ पर कैंग को काफी मारते हैं। और अब इसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैंग की शॉप पर ली अपने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ आया होता है, और इस लेडी का नाम होता है मिस यूको, और ये एक एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा करती है। और असल में यहाँ पर ली कैंग के बेटे पार्क को यहाँ पर दिखाने के लिए लाया होता है, और यहाँ पर यूको उसकी एक्टिविटीज को देखकर ही समझ जाती है कि पार्क को ऑटिज्म नाम की बीमारी है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, और इसीलिए वो बाकी ऑटिस्टिक बच्चों के समान उतना भी अबनॉर्मल नहीं है। और वो यहाँ पर पार्क का फोन चेक करने के बाद बताती है कि उसके फोन पर हर कुछ घंटों में कुछ अलार्म सेट है, क्योंकि ऐसे बच्चों को अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए इन बच्चों को खाना खाने से लेकर स्कूल जाने तक की हर बात याद दिलानी पड़ती है। अब इसी दौरान फैट डॉग पार्क की स्कूल आईडी देखकर कहता है कि ये बच्चा तो हमारे लिए काफी लक्की है, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसका एस्ट्रोलॉजी का नंबर 8 है, जो कि चाइना में काफी लक्की माना जाता है। अब यहाँ पर लोगों की बातों से यूको समझ जाती है कि ये लोग काफी लापरवाह टाइप के हैं, और शायद ये इस बच्चे का सही ढंग से ख्याल न रख सके। तो वो इन लोगों से कहती है कि बेहतर होगा कि तुम इसे किसी शेल्टर होम में डाल दो, जहाँ पर इसकी अच्छे से देखभाल हो सकेगी। लेकिन अब कैंग ने पार्क की देखभाल करने के लिए मिली से 1 लाख रुपए लेने थे, तो उसे ना चाहते हुए भी पार्क को अपने साथ रखना होगा। और फिर रात को अपनी शॉप बंद करने के बाद कैंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है, और इस घर में चारों तरफ गंदगी होती है और सारा सामान इधर उधर फैला होता है, जो कि पार्क के लिए बिल्कुल ही नए तरीके का एक्सपीरियंस था। और इसके बाद कैंग खाने के लिए पार्क को कुछ नूडल्स लाकर देता है, और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें इसे खुद ही पकाकर खाना होगा। और अब इसके बाद वो पार्क को यहीं पर छोड़कर मिली के दिए हुए कुछ एडवांस 50,000 रुपयों से यहाँ पर जुआ खेलने के लिए कसीनो में आ जाता है। और इस कसीनो में कैंग की रात उसके दोस्तों के साथ आज बहुत ही बढ़िया जा रही होती है, और यहाँ पर वो अपनी गैम्बलिंग के ज्यादातर मैच जीत रहा होता है। और यहाँ पर पूरी रात जुआ खेलने के बाद जब वो अगली सुबह अपने घर पहुंचता है, तो अपने घर का नजारा देखकर वो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, क्योंकि पार्क ने यहाँ की सभी चीजों को साफ करके हर चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया था। अब ये देखकर कैंग काफी खुश होता है, और वो समझता है कि ये पार्क भी कम से कम कोई काम का तो निकला। अब इसी बीच पार्क के फोन का अलार्म बजता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि उसका खाना खाने का समय हो गया है। अब आज यहाँ पर कैंग काफी खुश था, इसलिए वो पार्क को आज खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता है। और खाना खाने के बाद ये दोनों एक मसाज सेंटर पे जाते हैं, और यहाँ पर कैंग अपने साथ ताश के पत्ते भी लेकर आया होता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पार्क सच में उनके लिए लकी है। और उसका यहाँ पर ये डाउट
पूरी तरीके से सही निकलता है, क्योंकि पार्क हर बार वही पत्ता निकालता है जो कि उनमें से सबसे बड़ा होता है। और अब कैंग को काफी हद तक इस बात की तसल्ली हो चुकी थी, तो फिर आज रात वो पार्क को भी अपने साथ कसीनो में ले आता है और पार्क की मदद से वो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे गेम जीत लेता है। लेकिन फिर यहाँ पर पार्क के फोन का अलार्म बजने लगता है, जिसमें लिखा था कि उसके सोने का समय हो चुका है। अब कैंग उसे इस अलार्म को इग्नोर करके यहाँ पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे अपनी पूरी जिंदगी एक फिक्स्ड पैटर्न में ही जीते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कैंग को उसे अपने साथ लेकर घर जाना ही पड़ता है। अब कुछ घंटों बाद जब कैंग की नींद खुलती है, तब वो देखता है कि अपने उधार पैसों को लेने के लिए लोन शार्क उसके घर पर आए होते हैं और तेजी नाम का बंदा इन लोगों का बॉस है। और वो ये जानता है कि कैंग ने पिछले 2 दिनों में गैम्बलिंग से काफी सारे पैसे जीते हैं, तो अपने जीते हुए सारे पैसों को देकर कैंग को अपना कर्जा चुकाना पड़ता है। अब अगली रात वो पार्क को एक बार फिर से कसीनो लेकर जाना चाहता था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब पार्क उसके साथ नहीं जाता, तो वो अकेले ही जुआ खेलने के लिए उस कसीनो में पहुंच जाता है। लेकिन आज की रात कैंग के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं थी, और यहाँ पर आज वो अपने बचे हुए पैसों को हारने के बाद काफी ज्यादा कर्जे में भी चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि घर में पार्क एक चूहे को देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है, और अब उस चूहे को भगाने के लिए पार्क यहाँ पर एक झाड़ू लेकर घर में इधर उधर उसे चला रहा होता है, जिस वजह से घर का सारा सामान नीचे गिरकर टूट जाता है और एक बार फिर से पूरा घर तहस नहस हो जाता है। अब इसके कुछ घंटों बाद जब कैंग अपने घर वापस लौटता है, तो घर की ये हालत देखकर वो गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि वैसे भी कल रात उसने गैम्बलिंग में काफी सारे पैसे हारे थे। तो फिलहाल वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और पार्क के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बेल्टों से मारने लगता है। अब इसी दौरान पार्क का फोन नीचे गिर जाता है, जो कि एक तरीके से उसके लिए एक लाइफलाइन होती है। अब पार्क जब उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, तो इतने में उसका सर एक टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके सर में काफी चोट आ जाती है। तो फिर उसकी मरहम पट्टी करवाने के लिए कैंग उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, और यूको और ली भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। और यूको ली से कहती है कि तुम्हारा दोस्त एक लापरवाह आदमी है और वो इस बच्चे की बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर सकता, तो बेहतर यही होगा कि इस बच्चे को जल्द से जल्द एक शेल्टर होम में डाल दिया जाए। और यहाँ पर ली भी कैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी गैम्बलिंग की लत की वजह से ही तुम इस बच्चे के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। और कैंग उसके मुंह से अपने खिलाफ ये सच्चाई नहीं सुन पाता, इसलिए वो गुस्से में तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है। और अब इसके बाद वो एक मोबाइल शॉप पर पार्क के फोन को रिपेयर करने के लिए देता है, और अब इसी दौरान वो पार्क के फोन में अपनी और मिली की काफी सारी फोटोज देखता है, और उन फोटोज को देखकर वो अपनी जिंदगी की उन पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ पर वो पहली बार मिली से मिला था। और मिली पहले एक सोशल वर्कर हुआ करती थी, जो कि अपने बॉस के ऑर्डर पर कैंग से मिलने आई होती है, क्योंकि कैंग उस समय नशेड़ी और बिगड़ैल बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें कुछ महीनों तक अपने हॉस्टल में रखा करता था। और मिली यहाँ पर अपने साथ एक एंदुई नाम का लड़का लेकर आई होती है, जो कि यहाँ पर पहुँचते ही किसी लड़के का वॉलेट चोरी कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिली उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे डांटने लग जाती है। लेकिन कैंग उसे रोकते हुए कहता है कि इस तरीके के बच्चों के साथ गुस्से से डील नहीं बल्कि पेशेंस से डील करनी चाहिए। और इसके कुछ दिनों बाद जब एक गुंडा मिली के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तब इत्तेफाक से कैंग वहां पर पहुंचकर मिली को उस गुंडे से बचाता है, और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और फिर एक दिन सही मौका देखकर कैंग उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, और तब तक मिली भी उसे काफी पसंद करने लगी थी, और इसीलिए वो शादी के लिए मान जाती है। और अब इसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कैंग घर पहुंचकर पार्क से माफी मांगता है, और इसके बाद वो अपने आने वाले दिनों में पार्क से काफी अच्छे तरीके से बर्ताव करता है। और गुजरते दिनों के साथ ये दोनों ही बिल्कुल बाप बेटे की तरह ही एक साथ रहने लगे थे, और दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद आ रही थी। और इस वजह से कैंग ने भी अब कसीनो जाकर जुआ खेलना बंद कर दिया था। अब एक दिन जब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं, तब कैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा फादर कौन है। तब पार्क कहता है कि मैंने इस बारे में मॉम से कई बार पूछा, लेकिन जब भी मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ तो वो हमेशा ही नाराज हो जाती हैं, जिस वजह से मैंने भी फिर अपने फादर के बारे में उनसे पूछना बंद कर दिया। और कैंग को यहाँ पर हमेशा से ही ये बात पता थी कि पार्क उसी का ही बेटा है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसे अपनाना नहीं चाहता था। लेकिन अब इन दोनों के बीच का रिश्ता काफी मजबूत हो चुका था। और फिर अब एक दिन जब ये सब कैंग की शॉप पर खाली समय में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर लोन शार्क
टीजी अपने लोगों के साथ यहाँ पर रह जाता है और यहाँ पर अंकल रुआ को इस बात पर काफी हैरानी होती है कि कैंग ने अब तक अपना कर्ज नहीं चुकाया। तब कैंग बताता है कि लास्ट टाइम के अपने जीते हुए पैसों से उसने अपना उधार चुका दिया था, लेकिन पार्क को चोट लगने से एक रात पहले वो काफी सारे पैसे जुए में हार जाता है। अब इसके बाद तेजी के आदमी शॉप के गल्ले में से सारे पैसे उठाते हैं और उसे ब्याज के तौर पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर पार्क एक ऑटिस्टिक बच्चा था और वो ये सारी सिचुएशन ढंग से नहीं समझ पाता और उसे लगता है कि ये सभी लोग कैंग के साथ बदतमीजी करके उसे लूटना चाहते हैं, तो इसलिए फिर वो वहाँ पर रखे हुए एक मिरर को उठाकर तेजी के सर पे मार देता है। तब कैंग समझ जाता है कि अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो पार्क को तुरंत ही यहाँ से भागने के लिए कहता है और उसको तेजी के आदमियों से बचाने के लिए वो खुद भी उसके पीछे भागने लगता है। अब काफी दूर तक भागने के बाद ये दोनों ही एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं और ली भी यहाँ पर इन लोगों की मदद के लिए पहुंच चुका था और वो कहता है कि हमें अभी के अभी पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन कैंग कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला और वो यहाँ पर पार्क को ली के पास छोड़कर खुद वहाँ पर तेजी के पास अपनी शॉप में जाता है और यहाँ पर वो तेजी के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने बच्चे को माफ कर देने के लिए कहता है और वो तेजी को समझाने की कोशिश करता है कि उसका बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में कैंग को पता चलता है कि तेजी के आदमी पार्क को पकड़कर यहाँ पर ले आए हैं और कैंग यहाँ पर उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज पार्क को छोड़ दें। लेकिन पहले तो तेजी कैंग की काफी अच्छे से पिटाई करता है और फिर इसके बाद जब वो पार्क को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वैसे ही कैंग वहाँ पर रखा हुआ एक रेजर उठाकर तेजी की गर्दन पर रखकर उसे हॉस्टेज बना लेता है। अब इसी दौरान यहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जो कि उस कसीनो का मालिक रियो था और तेजी और उसके आदमी रियो और उसके आदमियों से डरते हैं और अब तेजी को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब आखिर उसे क्या करना है। और रियो तेजी से कहता है कि ये उसका फेवरेट सलून है और वो हमेशा से यहीं पर बाल कटवाता है और अब बेहतर यही होगा कि तुम लोग बिना कोई ड्रामा किए यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद तेजी और उसके गुंडे डर कर यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद रियो का हेयर कट करते वक्त कैंग उससे शुक्रिया अदा कहता है। तब रियो उससे कहता है कि लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियो असल में वही लड़का है जिसे आज से 17 साल पहले कैंग ने अपने हॉस्टल में रखकर उसकी मदद की थी। और कैंग को ये सब कुछ जानकर काफी खुशी होती है क्योंकि बदले में आज रियो ने भी उसकी हेल्प की है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ली कैंग को एडवाइस देता है कि वो पार्क को रनिंग की ट्रेनिंग के लिए उसे क्लास में लेकर आए, क्योंकि आज जब ये सब लोग तेजी से भाग रहे होते हैं तब उसने नोटिस किया कि पार्क काफी तेज भाग रहा होता है और तब कैंग ली की बात मानकर पार्क को वहाँ पर ले जाता है। लेकिन इन लोगों से अनफैमिलियर होने की वजह से पार्क वहाँ पर उन लोगों के साथ नहीं दौड़ पा रहा था, तो फिर कैंग भी उसके साथ दौड़ने लगता है और इस वजह से यहाँ पर इन लोगों की ये ट्रेनिंग से ज्यादा एक फन एक्टिविटी बन जाती है। और फिर ऐसे ही हंसते खेलते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर ऐसे ही ये लोग रनिंग के साथ साथ और भी चीजें एंजॉय करते हैं। और अब इसी बीच कैंग पार्क से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पापा कहकर बुला सकते हो, लेकिन फिलहाल पार्क इस चीज के लिए तैयार नहीं था। और फिर एक दिन रनिंग करते वक्त वो एक बड़े से एलईडी के सामने खड़े होकर उसे देखने लगता है। इसमें किसी डेजर्ट को दिखाया जा रहा था और तब वो कैंग से कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर उसकी माँ जाना चाहती थी। और अब ऐसे ही हंसते खेलते हुए इन लोगों के 29 दिन बीत चुके थे, यानी कि मिली के वापस आने और पार्क के जाने में सिर्फ अब एक ही दिन बचा था। तो फिर जाने से पहले कैंग अपने बेटे का एक अच्छा सा हेयर कट करता है और फिर वो पार्क से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तब पार्क कहता है कि मुझे आप लोगों के साथ रहना काफी अच्छा लगता है और मैं कभी भी आप लोगों को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। और अब इसी दौरान यहाँ पर ली भी आ जाता है जो कि इन लोगों के लिए खाना लेकर आया होता है। अब खाने के दौरान कैंग को एक फोन आता है और कॉल पे सामने वाले आदमी की बात सुनकर मानो कैंग को एक सदमा सा लग जाता है। और इसके बाद ये लोग जल्दी से एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर उस कसिनो का मालिक रूई पहले से ही मौजूद था। और यहां पर इन लोगों को पता चलता है कि मिली को कैंसर हुआ था और वो पिछले 28 दिनों से इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और यही वजह होती है कि उसने पार्क को कैंग के पास छोड़ा होता है ताकि उन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन सके और कैंग को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। और अब कुछ ही घंटों बाद मिली यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेती है और फिर उसका
अंतिम संस्कार करने के बाद पार्क कैंग को लेकर अपने घर जाता है और इस घर में लगी हुई फोटोज को देखकर कैंग इमेजिन करने लगता है कि पिछले बीते हुए इतने सालों में मिली ने कितनी मुश्किल से अपने बेटे को पाला होगा और फिर धीरे धीरे अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगा था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रियुई कैंग से मिलने आया था और यहाँ पर वो कैंग को काफी अच्छी अमाउंट में चेक देता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कसिनो की तरफ से गैम्बलिंग करें और बदले में मैं तुम्हें घर, गाड़ी और ठीक ठाक पैसे भी दूंगा। लेकिन कैंग कहता है कि अब वो किसी गैम्बलर की जिंदगी नहीं जीना चाहता और अब वो एक जिम्मेदार बाप की तरह अपने बेटे की देखभाल करना चाहता है। और अपनी मदर की डेथ के बाद पार्क यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, लेकिन कैंग अभी भी हिम्मत नहीं हारता और वो हर दिन पार्क का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी करता है। और अब धीरे धीरे पार्क भी अपने डिप्रेशन से बाहर आने लगा था। और अब पहली बार वो दिन आता है जब पार्क कैंग को पापा कहकर बुलाता है और कैंग को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि सही मायनों में तो ये उसने कमाया होता है। और इसके बाद मैराथन का दिन भी आता है और कैंग भी पार्क के साथ इस मैराथन में पार्टिसिपेट करता है। और मैराथन शुरू होने के बाद कुछ देर तक तो ये दोनों काफी अच्छी तरीके से दौड़ते हैं, लेकिन फिर बीच में एक घुमावदार मोड़ पर पार्क नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। तब यहाँ पर कैंग उसे संभालता है और किसी तरीके से सहारा देते हुए आगे बढ़ता है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ये दोनों फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए मैराथन को कंप्लीट करते हैं। और फिलहाल जीत हार इनके लिए मायने नहीं रखती, इनके लिए तो इन दोनों का साथ ही मायने रखता है। अब इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पार्क और कैंग को एक रेगिस्तान में दौड़ते हुए देखते हैं। और यहाँ पर ही दौड़ते दौड़ते एक लोकेशन पर पहुँचते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मिली हमेशा से ही आना चाहती थी। और इसके बाद यहाँ पर कैंग अपने बैग से मिली की राख निकालता है और फिर ये दोनों मिलकर उसकी इस आखिरी निशानी को यहाँ पे हवा के साथ उड़ा देते हैं। और जीते जी तो ना सही, लेकिन मरने के बाद मिली उस जगह पर पहुंच सकी जहां पर वो हमेशा से जाना चाहती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा।